बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, IMF की एक रिपोर्ट आई जिसने पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है उसको उधेड़ के रख दिया, बल्कि उन्होंने पूरा अक्स पेश किया है। और चूंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये CDA की उन्होंने मंजर कशी की है। उनका कहना है कि ऐसा कि पाकिस्तान में जो सरकारी इदारे हैं वहाँ जो खिदमात यानी पब्लिक के लिए जो खिदमात सरंजाम दी जाती हैं उसके भी पैसे लिए जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ CDA में नहीं लिए जाते, पुलिस भी लेती है, बाकी सारे महकमे भी। कोई भी महकमा है, अब कोई फ़र्क नहीं है, FBR हो, कस्टम वाले हों, CDA, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी हो, या सरकार से मुंसलिक कोई इदारा जो है, जो गवर्नमेंट का इदारा है और वहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स है, कोई फैसिलिटेशन सेंटर है, कोई नादरा है, अपनी जगह हर कोई अपनी अपनी वारदात में कामयाब है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानते हैं कि जनाब ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, कहीं CDA को देख के तो नहीं आई, या हमारे वीलॉग्स देख के तो नहीं ये रिपोर्ट बनी, क्योंकि जो हमारे जज्बात और खदशात होते हैं वही IMF ने कहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम मांगड़ साहब। संधू साहब, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है जी बिल्कुल सर, कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं वो पब्लिक का काम करके बगैर पैसे के राज़ी नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि अगर नैब ने चूँकि दावा किया कि उन्होंने 5300 अरब रुपए रिकवर किया है, तो जहाँ पे उनकी ये अच्छी बात है कि उन्होंने रिकवर किया है, तो साथ ये भी तो सबूत है ना कि करप्शन का हजम इतना बढ़ गया है। और जो उसने रिकवर किया है वो प्ली बार्गेन के तहत हुआ है ना, इसका मतलब आधा मिली है और आधी से ज़्यादा तो डूब गई है। मांगड़ साहब, एक तो जो नैब के हवाले से उन्होंने बात की ना, दैट मेक्स ओनली 20%। सही, जो बाकी अब वो सही है, ठीक है ना जी। अब अगर हम देखें रिपोर्ट को, मीडिया पे डिस्कस भी हो रही है, मेन मीडिया लेके बैठा हुआ है, उसको चैनल्स भी बात डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर। दो चीज़ें उसमें बड़ी वाज़ेह हैं, और वो मैं समझता हूँ कि चूँकि थोड़ा सा वास्ता इस्लामाबाद से ज़्यादा है, तो इस्लामाबाद के जिस महकमे को उठा के देख लें तो इंशाल्लाह इस पे 100% कहते हैं ना, इस तरह बिल्कुल आप ऊपर रख दें तो नीचे से आपको वही नज़र आएगा। बिल्कुल सही। फिर हम ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं तो हम CDA पे आ जाते हैं। उन्होंने जो दो चीज़ें वाजे की हैं, एक उन्होंने बैड गवर्नेंस और दूसरा उन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की बात की है। अगर हम CDA को देखें केस स्टडी बना के, अगर हम फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की बात करें, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि E-पैड के जरिए जो बिड्स नहीं हो रही थी, कोटेशंस हो रही थी, हाँ जी, हाँ तो जी। शुक्र है वो पकड़ी गई और बाद में रूल्स के जरिए नहीं। हाँ, पेपरा रूल। अब हम CDA को ज़रा उस तनाज़र में देख लेते हैं कि हमने कितने प्रोग्राम किए कि CDA के 2-3 विंग्स में बिलियंस की कोटेशन हुई, तौबा, बिलियंस की। और मेरे इतला के मुताबिक उनको क्लीन चिट भी मिल गई है कि जाओ भाई ठीक है जी। मुझे CDA वाले वो कानून बता दें जिसके तहत आप बिलियंस की बिड कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कोई कानून ही नहीं है। तो अगर उसका आप हुज्जम देखें, मैं आपको विदाउट कोटिंग दी नेम, एक अफसर ने दूसरे अफसर के बारे में मुझे बताया कि मेरे पास आया, कहता देखो ना सर, मैं केड़ी कोटेशन की थी, मैं सिर्फ 65 करोड़ दी की थी, 67 करोड़ दी की थी ने, और दूसरे ने 84 करोड़ दी की थी। बहुत अच्छा। एक विंग का बंदा एक विंग का दूसरे बंदे उसे विंग के बंदे में बात कर रहा है कि देखो जी मैं तो 65 करोड़ 67 करोड़ दी की थी, उसको तो वो 84 करोड़ थे। हाँ, अगर ये वॉल्यूम होगा, दिस इज फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट एंड बैड गवर्नेंस। नहीं, आपको ये लगता है कि हमने CDA के बारे में बेशुमार प्रोग्राम किया, RDA के बारे में हमने बताया कि चोरी छुपे उनका 4 अरब रुपया जो है वो उनके मुलाजिम ही निकाल के उधर बांटते रहे, वो भी इंक्वायरी अभी चल रही है। अच्छा, उस इंक्वायरी को भी दबाने में लोग लगे हुए हैं। फिर इकबाल संघेड़ा जो है, हाँ जी, वो जो CA बैट, वो ADCR सियालकोट, ये सारी चीज़ें आखिर इंटरनेशनल इदारे नोट तो करते हैं ना। सर जी देखें, ये मीडिया का दौर है। इधर अगर कोई ये ख्याल करे ना कि यार ये शमशाद मांगड़ क्या है या सरवर संधू क्या है, लेकिन जो चीज़ डिस्कस करते हैं ना वो कहीं ना कहीं नोट होती है, ये सर्कुलेट होती है। तो बात ये कि एक तो बात ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि वो इंक्वायरीज
इसको 2-3 कैटेगरीज में तकसीम करें चेयरमैन मैनेजमेंट। नंबर 1, जो कानून के खिलाफ कोटेशन हुई हैं पेपरा रूल के अगेंस्ट और उसको वायलेट किया गया है, चाहे कोटेशन हुई है चाहे सिंगल टेंडर हुआ है। कन्वेंशन सेंटर में भी ये चीज़ को देखने की ज़रूरत है, जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के नाम पे जो कुछ हुआ देखने की ज़रूरत है। ये नहीं मैं कह रहा कि उसमें हुआ, लेकिन देखने में क्या हर्ज, देखने में क्या हर्ज है। वो देखने में हर्ज तो मुझे ये है कि मेरे वालिद साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो CDA में डायरेक्टर HR थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उनके पास एक दफ़ा मैं गया तो कहते चेक ना करा लिए। तो मैंने कहा चाचा पहले चेक हो चुकी है, चाचा कहता था मैं उनको। ओहो एक बार फिर चेक कराने की हर्ज है। मतलब मेरा गेस मेरे वालिद साहब के दोस्त, तो मैं कह जी चेक हो गया, कहना नहीं फिर चेक कराने की हर्ज है, तो चलो चेक कराने की हर्ज है। तो बात ये कि एक तो ये मैं कहूँगा कोटेशंस वाले इशू को चेयरमैन साहब अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे, लेकिन फिर वो ये गोंगलू से मिट्टी न जाने, बिलियंस अगेंस्ट पेपरा रूल और एम्बेजलमेंट। फिर हमने बात की बाज़ जगह सिंगल टेंडर पे दे दिया काम, पैड का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। फिर ऐसी चीज़ें भी हैं, दूसरी इंक्वायरी जैसे मेहरबान था कि 89 गया 89 लायक, वो एक नहीं है और इस तरह की हैं, इनको प्रायोरिटी पे लाएं। फिर MPO में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। फिर ये जो फिल्टर लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, फिल्ट्रेशन प्लांट, उनके फिल्टर ही चेंज नहीं करते। फिल्टर चेंज क्या वो उसको सर, ये चीज़ें जब लगाई जाती हैं ना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब लगाई जाती हैं ना तो उस वक्त होता है कि पता नहीं क्या हमने आसमान से तारे तोड़ लाने हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस में आके ठुस हो जाती हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल सही। उल्टा वो बालेजान बन जाती है। फिर दरख्तों की कटाई के नाम दरख्तों कटाई के नाम पे, लगवाई के नाम पे। मैंने आपको 3 जगह तो मैंने पहले कोट की थी जहाँ पे पौधे लगे ही नहीं है। हाँ जी। मैंने आपके प्रोग्राम के 2-3 दफ़ा ये बात किया कि जनाब जो ऑन पेपर जो प्लांटेशन हुई है उसको ज़रा मौके से वेरीफाई करवाने में हर्ज क्या है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्होंने ये खजूरें और पान लगाए, सिर्फ इसकी इवैल्यूएशन करवा लें, रिव्यू करवा लें कि कितने % सक्सेस हुई है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं? लेकिन संधू साहब मैं देख रहा हूँ कि हरामखोरी का लेवल ये चला गया कि जो फुटपाथ नहीं है यार, फुटपाथ भी इन्होंने वो बेच दिए। हालांकि फुटपाथ पब्लिक की जगह है, वो चलने, आप CDA का कानून क्या कहता है कि फुटपाथ आप किसी होटल को दे सकते हैं? नो। फिर आप दूसरी तरफ आए, जो स्पोर्ट्स की दुकानें थी जनाब सुपर में, जी हाँ, वो इन्होंने जनाब लिए उनको दे दिए। कान पे जूं तक नहीं रेंगी के दाल चक्कियों के पास आधी मार्केट है, वो जाल चक्कियाँ, जाल चक्कियाँ, हाँ जाल, वो उनकी जो मशहूर दाल जो है। अच्छा, उसने एक वहाँ तक नहीं रहा, एक और मार्केट में मैंने कहीं देखा उनका, वहाँ पे भी फुटपाथ से उसने एडवर्टीजमेंट शुरू किया। शक्करपड़ियाँ इन्होंने जो TKR को दे दिया। TKR को दे दिया। बात ये कि ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट और बिलियंस की तो हमने बात की ना, ये मल्टी बिलियन में जाएगा। मैं एक महकमे की बात कर रहा हूँ। जो आप अफेक्टिव सेक्शन को देख लें, आप म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देख लें। अगली बात, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट को इस तरह कैटेगराइज करके इसकी चेयरमैन साहब अपने लेवल पे करवाएं इंक्वायरीज, लेकिन विद ट्रांसपेरेंसी एंड मतलब फेयर। तो जनाब सुपर में जो एक जो CDA का प्लाजा है, आपको पता है कि उसको 90 लाख रुपए जो है वो सालाना जो है किराए पे दे दिया गया है। हालांकि उसकी 1 महीने की जो है ना रेंट जो है, वो किसी होटल ने 1 फ्लोर का 1 करोड़ रुपया रखा है उसका, लेकिन CDA का माले मुफ्त है। पता नहीं कौन कौन उसमें, रिजवान सरवर का नाम जो है वो सर फरिश्त लिया जा रहा है कि रिजवान वो जो जिसके पास 10-11 ओहदे थे, और अभी उसको भी 107 वाले अफसरों में रखा था ना, 107 चुनाव में रखा सी ना। अच्छा, कईयां ने 109 च रखा, कईयां ने 107 च रखा। 107 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਦਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ एडजस्टमेंट ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਏ ਨੇ। बिल्कुल। अच्छा, वो रिजवान सरवर जो है ना, वो भी अपनी जगह पे काम कर रहा है। अच्छा, मोस्टली अभी HR के बावजूद काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जी, इसमें जो 107 नहीं है, मैंने जिससे रब्ता किया हर बंदा अपनी जगह पे काम कर रहा है कि साहब ने कहा है काम जारी रखें जब तक नया फील्डर नहीं आता। लेकिन बात है कि फिर उनकी ज़रूरत क्या थी HR रिपोर्ट करने की? वो मैंने आपको कहा नहीं था कि आई बाश है ये वो वज़ीर आज़म को बताने के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने ये कर दिया अखबारों में। बिल्कुल नहीं चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देना होगा आपको। उस प्लाजे के पास खड़े होकर ना एक प्रोग्राम करें। बिल्कुल करेंगे। अब जितनी चीज़ें हमने ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, एम्बेसीज में आप बदनाम हो रहे, अब आ जाए बैड गवर्नेंस। मैं आपको एक छोटी सी, मैं आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुत्तियां दा फंड भी खा गए ना, इसे तो शहर च कुत्ते हुई पई है।
और अल्लाह हम पे इसीलिए रहम नहीं करता कि इतने हम बेरहम हो गए हैं कि हमने कुत्तों के नाम पे भी माल नहीं छोड़ा। मांगड़ साहब, मैं आपको बिल्कुल ये चेयरमैन साहब, ये मैं आपको जो मिसाल देने लगा हूँ ना, ये इसको मजाक में ना लीजिएगा। एक मेरे दोस्त है, उनका केस गया एस्टेट मैनेजमेंट में, हम्म, उसके जो ऑफिशियल ड्यूज थे ना वो थे 17,000। हम्म, फाइल निकलवाने के लिए उसको 30,000 रुपया देना पड़ा। ऑफिशियल ड्यूज 17,000 है CDA के, फाइल बाहर निकालने के लिए 30,000 रुपया रिश्वत दी। तो यही तो IMF ने लिखा है कि अवाम को अपने कामों के लिए पैसे देना पड़ते हैं। अगली बात आप आ जाए बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस में है कि मैनेजमेंट, पहले सबसे इसमें बैड गवर्नेंस में आता है कि आपने जो लोग लगाए क्या मेरिट पे लगाए। हमने कितनी मिसालें दी कि मेंबर प्लानिंग जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉयमेंट के प्लानिंग के उसको वायलेट करके लगाया गया। जो डिप्टी DG प्लानिंग है, एक दो की मैं दोनों की बात करूंगा। एक जो साहब जो है उनकी ग्रेड 17 की अपॉइंटमेंट इलीगल, ग्रेड 18 की अपॉइंटमेंट इलीगल, उसकी 19 की प्रमोशन इलीगल। दूसरे डिप्टी DG जो है सर्विस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि उसके लिए आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए टाउन प्लानिंग की, वो नहीं है। एक साहब फाइल को करते हैं और गुम कर देते हैं ट्रेड चेंज करके। फिर आप आ जाएं बाकी जो 5 पोस्ट एडमिन ऑफिसर की एडवर्टाइज होती हैं, 14 अपॉइंट कर लिए जाते हैं। आप जब पोस्टिंग अपॉइंटमेंट करते हैं डेपुटेशन पे लेते हैं, आप डेपुटेशन पे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पैरामीटर्स है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैरामीटर डिफाइन है, उनको वायलेट करके आप लाते हैं लोगों को डेपुटेशन पे। पूरी फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को प्लाट मिलते हैं, CDA एम्प्लॉय जलील हो रहे हैं प्लाटों के लिए। क्यों मेरे भाई? दिस इज बैड गवर्नेंस। और अगर FI अगर आप फाइलें देखें ना, आधा से ज्यादा तो CDA मुल्जम है। CDA मुल्जम है, लेकिन सर वहां से क्लीन चिट भी आ जाती है। वो तो इंक्वायरी खुलती इसलिए। मैंने आपको अब इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस क्या होगी कि हमने इस प्रोग्राम में बैठ के इधर बात की थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं तो उसके साथ झूठ बोला गया, उसको डॉक्यूमेंट्स गलत कोट किए गए। चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जवाब दिया CDA ने। मैंने ये आपके साथ नहीं किया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सही। हमने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को अबाउट चेंजेस इन मास्टर प्लान। हाँ जी। उसका जो जवाब दिया ना CDA ने, वो सारे गलत, प्राइम मिनिस्टर को सारी गलत बात पे। मसले एक प्रोजेक्ट है, हमने बात की थी 4A में, अप्रूवल कह रही 4A में, दूसरा टर्क नहीं वही प्रोजेक्ट 4B में है। तो जो ऑफिस हाईएस्ट ऑफिस को मिस लीड कर सकता है, मिस गाइड कर सकता है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस की एग्जांपल क्या होगी? इसीलिए मैंने कहा था कि आप IMF की रिपोर्ट को उठाएं, उसके दोनों जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट और बैड गवर्नेंस, आप इस तरह रखें तो आपको नीचे CDA का मौजूदा चेहरा नजर आएगा। संधू साहब, मझ होंदी है किले दे सिर ते CDA इस वे वो मझ है जिहदा किला बड़ा मजबूत है। साडा वज़ीर आज़म उहदे सामने कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म ने, आपको याद है ना, थोड़ी सी हरकत की थी कि ज़रा कोई नया नहीं यहाँ पे कोई कुछ किया जाए, ख़ास तौर पे जो तैयब रुदवान पुल है और कुछ और काफ़ी चीज़ें जो हैं इधर उधर हुई। तो उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि यार यहाँ खामोश रहना ही बेहतर है। बैड गवर्नेंस का मतलब वाकई मुझसे फैसला दे रहा है, 4 महीने हो गए, हाँ जी, और CDA उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। इज इट नॉट बैड गवर्नेंस चेयरमैन साहब? तो चेयरमैन साहब को क्या ज़रूरत है अपने गले में खुद फंदा डालने की? लिहाजा वो क्यों आपके फैसले, जो आपने फैसला फाकी मुतसब से करवाया कि खुद इम्प्लीमेंट करें, तो वो खुद ही जवाबदेह हो जाए। तो बैड गवर्नेंस यही होती है ना। देखें, आपको मांगड़ साहब अगर गलती हुई है ना तो खुले दिल क्या यार ये मिस हो गई है, बताएं इसकी क्या रेक्टिफिकेशन है। हमारे कोई तैयब रुदवान पुल पे हमारा कोई अब्बे का फायदा तो नहीं कि हमको ऐसी बात करेंगे। सही बात। हम तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। जाए चेयरमैन से ना F10 चौक में 1.5 किलोमीटर लाइन लगी हो ट्रैफिक की, और वहाँ ना एक्सीडेंट्स होते हो, तो फिर हम जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। IMF की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने रखी है, लेकिन मुझे एक पूरा यकीन है, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, कि अगर CDA के मामला दुरुस्त करना है तो वो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। वज़ीर आज़म के बस की बात नहीं है।
मोहसिन नकवी साहब जब तक इस बात को महसूस नहीं करेंगे कि सीडीए में बेकायदगियाँ हो रही हैं, सीडीए में करप्शन सरेआम हो रही है, उस वक्त तक सीडीए के मामला दुरुस्त नहीं होंगे। क्योंकि जब मोहसिन नकवी साहब ने चाहा तो एफआईए के वो लोग भी पकड़े गए जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। जब मोहसिन नकवी साहब ने चाहा तो नेशनल साइबर क्राइम के वो लोग भी पकड़े गए जो कॉल सेंटर के पुष्पना बने हुए थे। आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला कर लिया कि सीडीए में तत्हीर का अमल करना है, सीडीए में ऑपरेशन क्लीन अप करना है, सीडीए को संवारना है, सीडीए को अवामी खिदमत का इदारा बनाना है, तो फिर आप देखेंगे कि सीडीए का रिजवान सर्वर क्या पता नहीं कौन कौन सीधा हो जाएगा, सब कुछ सीडीए में A1 हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब मसरूफ़ हैं क्रिकेट टीमों की मेज़बानी में, पाकिस्तान में सह मुल्की जो सीरीज़ चल रही है, इसके अलावा वो अमन अमान की सूरत हाल में भी मसरूफ़ हैं, फिर सियासी मामलात भी ऐसे हैं। तो सीडीए तो एक छोटी सी बात बन जाती है, लेकिन सीडीए इस्लामाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर आरडीए के मामलात जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने ठीक करने हैं। पंजाब बहुत सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जी नए सूबे बनेंगे, लेकिन नए सूबे बनाएं नेक नीति के साथ कि किस सूबे को किस तरीके से चलाना है। अगर हम इस्लामाबाद में जिस तरीके से इस्लामाबाद पंजाब के मुकाबले में, सिंध के मुकाबले में या किसी दूसरे सूबे के मुकाबले में एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ करप्शन की नदियाँ नहरें इस तरह बह रही हैं कि कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने इस सिलसिले को रोकना है। देखते हैं कि जी वो इस IMF की रिपोर्ट को और हमारी इस वीलाग रिपोर्ट के ऊपर क्या अपना रद्द अमल देते। शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।